दुबई एक ऐसा देश जिसे टूरिज्म, बीचेज, बुर्ज खलीफा, अनोखी अनोखी गगनचुंबी इमारतें और इंजीनियरिंग हिस्ट्री का नामुमकिन सा लगने वाला नायाब मैन मेड प्रोजेक्ट यानी पाम जुमेरा प्रोजेक्ट, जिसे इंसानों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सीधा नेचर को चुनौती देता है। 5 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर फैला हुआ ये स्ट्रक्चर सिर्फ रेत और पत्थरों से बना हुआ है, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लग्जरियस होटल्स, रेस्टोरेंट, विलाज और भी ऐसी काफी सारी बिल्डिंगें इस मैन मेड रेतीले आइलैंड पर 18 सालों से खड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आइलैंड इन 18 सालों में डूबा कैसे नहीं। इंजीनियरों ने इस आइलैंड को बनाने में अपना कौन सा दिमाग लगाया था, जिस पर इतनी सारी भारी भरकम बिल्डिंगें होने के बावजूद भी ये आइलैंड जस का तस है। और तो और समंदर में तो बड़ी बड़ी लहरें भी उठती हैं, फिर भी इसे कुछ नहीं होता। तो आज के इस शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं इस आइलैंड को बनाया कैसे गया, इसे बनाने में कौन कौन सी मुश्किलें सामने आई और सबसे बड़ा सवाल कि इस आइलैंड को बनाने की जरूरत ही क्या थी। इन सारे सवालों का जवाब हम जानने वाले हैं इस शानदार वीडियो में। पाम जुमेरा, जो पाम ट्री के आकार की तरह दिखने वाला दुनिया का सबसे पहला समंदर के ऊपर बनाया गया आइलैंड है, जिसे दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद ने बनवाया था। उस समय इनके दिलो दिमाग पर इस आइलैंड को बनवाने का इतना ज्यादा जुनून चढ़ गया था कि इनको ये आइलैंड किसी भी कीमत पर चाहिए था। किसी भी कीमत से मेरा मतलब है कि 900 अरब रुपए। जी हाँ, इसे बनाने में 900 अरब रुपयों का खर्चा आया था। पर ये बंदा इस आइलैंड को बनवाना क्यों चाहता था, ये जानने के लिए हमें 2001 के करीब जाना होगा, जब दुबई ने अपने बुर्ज अल अरब को बना करके टूरिज्म अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा था। दुबई की बीचेज भी इस वक्त तक बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी थी। टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वहाँ के बीचेज हमेशा भरे रहते थे। साफ शब्दों में बोला जाए तो इनको बीचेज की कमी होने लगी थी। वैसे तो दुबई की कोस्ट लाइन यानी कि बीचेज 70 किलोमीटर तक फैली हुई है। टूरिज्म की वजह से इतना सारा एरिया भरने की वजह से अब इस एरिया को बढ़ाने का वक्त आ चुका था। इसलिए उस वक्त के दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम समंदर में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे कि दुबई को एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल जाए। दैट्स व्हाई शेख साहब ने अपने खास लोगों को इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया। अब शेख साहब को ये फाइंड आउट करना था कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिससे दुबई को अधिक से अधिक कोस्ट लाइन मिल सके। खैर, शेख साहब के इन खास बंदों में से एक बंदा इनके सामने आता है, सुल्तान अहमद बिन सुलाइम, जिसने शेख साहब को एक सर्कुलर आइलैंड बनाने का आइडिया दिया। इस सर्कुलर शेप के जरिए दुबई को मात्र 7 किलोमीटर तक का कोस्ट लाइन मिल रहा था। पर शेख साहब के लिए इतना कोस्ट लाइन काफी नहीं था, इनको और बड़ा कोस्ट लाइन चाहिए था। आगे चल करके शेख साहब ने खुद भी इस प्रोजेक्ट पर काम करा। शुरू में तो इनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सा शेप लिया जाए कि अधिक से अधिक कोस्ट लाइन मिल सके। पर थोड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली इनको एक शेप मिल ही जाता है, और वो शेप था पाम ट्री के आकार का। इस पाम ट्री के आकार के जरिए दुबई को 56 किलोमीटर तक का कोस्ट लाइन मिल रहा था। दैट्स व्हाई इस आकार को अप्रूव कर दिया जाता है। पन्नों पर तो डिजाइन उतारा जा चुका था, अब बारी थी इस डिजाइन को समंदर पर उतारने की। जितना ज्यादा ये सुनने में नामुमकिन सा लग रहा है, दुनिया भर के कई सारे इंजीनियर्सों ने इस नामुमकिन से काम को मुमकिन कर दिखाया। सबसे पहले तो इन लोगों ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, और फाइनली रिसर्च वगैरह करने के बाद इसे बनाने का काम जून 2001 में शुरू हुआ, जिसे 5 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर बनना था। इंजीनियर्स को लग रहा था कि इस आइलैंड को बनाने में सबसे मुश्किल काम समंदर के लहरों को रोकना है, बट वो ये नहीं जानते थे कि इनके सामने फ्यूचर में इससे भी बड़ी बड़ी मुश्किलें सामने आने वाली हैं। समंदर के लहरों को रोकना, जिसे ये लोग सबसे मुश्किल टास्क मान रहे थे, पाम आइलैंड के चारों तरफ एक गोलाकार स्ट्रक्चर बना करके इन्होंने लहरों को तो रोक लिया, बट 2003 में जब ये पूरा आइलैंड बन करके तैयार हुआ, तब इनको पता चला कि सबसे मुश्किल काम लहरों को रोकना नहीं, बल्कि इस द्वीप को समंदर के अंदर डूबने से बचाए रखना था। जी हाँ, जब ये पाम द्वीप 2003 में बन करके तैयार हुआ तो पाया गया कि ये द्वीप तो धीरे धीरे समंदर के अंदर धंसती चली जा रही है, जबकि अभी इस द्वीप पर तो कुछ बना भी नहीं था। अभी तो इस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होटल्स, मॉल्स, विलाज, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, ऐसे काफी सारी बिल्डिंगें बननी तो अभी बाकी थी।
लेकिन इन सब के बनने से पहले ही सिर्फ ये खाली आइलैंड ही अपना रूप दिखा रहा था, यानी पानी में जा रहा था। तब क्या होता जब ये सारी बिल्डिंगें इस आइलैंड पर बन चुकी होती। सिर्फ सोचने मात्र से ही ये एक भयानक मूवी का सीन लगता है। खैर, इस आइलैंड के डूबने की वजह से दुबई के गवर्नमेंट, इंजीनियर्स सबको 3 सालों की मेहनत, पैसा, समय सब बर्बाद होते हुए नजर आ रहा था। लेकिन शेख भाई साहब को चाहे कुछ भी हो जाए, इनको ये आइलैंड मांगता तो मांगता था, क्योंकि ये शेख साहब का इज्जत का सवाल था। ये दुनिया का सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट था जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, और अगर ये नाकाम हो जाता तो शेख साहब की इज्जत तो जाती ही। तो एक बार फिर से इंजीनियर्स ने द्वीप को समंदर में डूबने से कैसे रोका जाए, इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। बाय द वे, इनके इस रिसर्च के जरिए क्या परिणाम सामने आता है ये तो हम आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस गोलाकार स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया। शेख साहब ने ये स्ट्रक्चर जब इंजीनियर्सों के सामने रखा, तब साइंटिस्टों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर इतने बड़े स्ट्रक्चर को समंदर के ऊपर कैसे उतारा जाए। चैलेंज सिर्फ इतना नहीं था कि समंदर के ऊपर इतना बड़ा आइलैंड बनाना है, बल्कि इस आइलैंड के ऊपर लग्जरी होटल्स, विलाज, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खड़े करने थे। शेख साहब ने इंजीनियर्सों की ये चुनौती और ज्यादा तब बढ़ा दी जब उन्होंने बोला कि ये द्वीप नेचुरल तरीके यानी पत्थरों और रेतों से बनाया जाए। अदरवाइज इंजीनियर्सों के दिमाग में था कि इस आइलैंड को बनाने का सबसे आसान तरीका कंक्रीट और स्टील के ब्लॉक से था, बट शेख साहब को तो नेचुरल चाहिए था। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर इतना सारा पत्थर और रेत आएगा कहाँ से। रही बात रेत की, तो तुम सोच रहे होगे कि दुबई में रेत की कमी थोड़ी ना है, रेत की कमी तो वहीं से पूरी हो जाएगी। तो तुम्हारा ऐसा सोचना सरासर गलत है। इंजीनियर्सों के हिसाब से ये रेत किसी काम का नहीं। बाय द वे, यहाँ पर ये रेत और पत्थर इतने लगने वाले थे जिसे अगर मिला दिया जाए तो 2.5 मीटर ऊंची एक दीवार पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकता है। तो सवाल ये कि इतना सारा पत्थर और रेत आएगा कहाँ से। ये तो खैर एक अलग ही मसला था, बट एक और मसला था कि अगर माना इस पाम आइलैंड को बना भी दिया जाए तो दुबई के समंदर की बड़ी बड़ी लहरें, तूफान क्या इस आइलैंड को टिकने भी देगी, जिसे दिन रात बड़ी बड़ी ऐसी लहरों का सामना करना था। जो इंजीनियर्स इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे ये वॉन वुड डच कंपनी के थे, जिन्होंने पहले ही दुबई के एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रखा था, यानी दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर। खैर, इस दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बारे में तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इधर सबसे पहले इंजीनियर्स को इसका सोल्यूशन ढूंढना था कि इन बड़ी बड़ी लहरों से इस पाम द्वीप को कैसे बचाया जाएगा। रिसर्च करने के बाद इनको सोल्यूशन मिला भी। सोल्यूशन ये था कि पाम आइलैंड के चारों तरफ एक राउंड शेप का आकार बनाया जाए, जो ये समंदर से आने वाली बड़ी बड़ी लहरों से इस पाम आइलैंड को बचाएगा, और इस आकार को सिर्फ पत्थरों से बनाया जाए। और इस राउंड शेप को ब्रेक वाटर का नाम दिया गया। ब्रेक वाटर को पत्थरों से बनाया जाना था और पाम को रेत से। पहले ब्रेक वाटर को बनाया जाना था ताकि सबसे पहले इसे बना करके लहरों को रोक लिया जाए। जब पूरा ब्रेक वाटर बन करके तैयार हो जाएगा तब पाम आइलैंड पर काम लगाया जाएगा। इस ब्रेक वाटर को बनाने के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थरों की जरूरत थी, यानी 99 लाख टन पत्थरों की जरूरत थी। अब एक बार फिर से वही सवाल कि इतने सारे पत्थर आएंगे कहाँ से। ये इतने पत्थर थे जिनसे 2 इजिप्ट के पिरामिड बनाए जा सकते थे। अब दुबई के इन रेगिस्तानी एरियाज से तो पत्थर निकलने से रहा, इसलिए एक्सपेंशन टीम ने दुबई के 16 अलग अलग लोकेशन पर पहाड़ों से पत्थर निकालने का आदेश दिया। पहाड़ों को दिन रात डायनामाइट से उड़ाया जाता था, जिनमें से टूटे हुए हर एक पत्थर का वजन 6 टन था। ऐसे हजारों लाखों पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करके दुबई के तट पर ले जाया जाता था। फिर इन पत्थरों को शिप में भर करके कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ ले जाना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रेक वाटर अपने शेप में आता गया। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि शेख साहब इंजीनियर्स की मुश्किलें और बढ़ा देते हैं, और वो चैलेंज ये था कि इस पूरे आइलैंड को मात्र 5 सालों में बनाना है, जिसमें से कि 2.5 साल आइलैंड को बनाने का था और 2.5 साल आइलैंड पर बिल्डिंगों को खड़ी करने की। ये सुनकर के इंजीनियर्स तो पूरी तरह से हैरान हो चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन होगा, इतने बड़े स्ट्रक्चर को मात्र 5 साल में कंप्लीट करना। उस पर से अभी भी इस पर आधा अधूरा ही रिसर्च हुआ था। अगर इसे बनाने में एक छोटी सी भी गलती हुई तो एक छोटी सी छोटी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था।
जिन पत्थरों को समंदर में डाल करके ब्रेक वाटर बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक पत्थर भी सही पोजीशन पर नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त समंदर का निशाना बन सकता था। इसलिए ये चेक करने के लिए डाइवर्स कि पत्थरों को अपने सही पोजीशन पर रखा गया है कि नहीं, डाइवर्स समंदर के नीचे 30 मीटर अंदर जाया करते थे और हर एक पत्थर का पोजीशन चेक करके बाहर बैठे टीम को ओके का सिग्नल देते थे। अगर ऐसे में शेख साहब की जो चुनौती थी कि आइलैंड को सिर्फ 5 सालों में कंप्लीट करना है, ये सुनकर के इंजीनियर से जब हड़बड़ाही में काम करते हैं तो कोई ना कोई गलती तो डेफिनेटली होती। इसलिए इन्होंने हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना शुरू कर दिया। यानी इंजीनियर्स ने ब्रेक वाटर और पाम आइलैंड को बनाने के लिए 2 टीम लगा दिए। पहली टीम ब्रेक वाटर का काम कर रही थी और दूसरी टीम पाम आइलैंड को बनाने में लग चुकी थी। जैसे जैसे ब्रेक वाटर बनता जा रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर पाम आइलैंड भी बनता जा रहा था। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इन लोगों ने पत्थरों का तो इंतजाम कर लिया था और अब ब्रेक वाटर के अंदर पाम आइलैंड बनाने के लिए रेत का इंतजाम करना था। जो पाम आइलैंड बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत का इंतजाम करना था। यानी यहाँ पर 13 लाख टन रेत की जरूरत थी। अब फिर से यहाँ पर वही सवाल आ खड़ा होता है कि इतना सारा रेत आएगा कहाँ से? और ये दुबई की रेत तो काम में आने वाली नहीं थी, क्योंकि ये दुबई के रेगिस्तानी एरियाज की रेत बहुत ही ज्यादा महीन है, जिसे पानी में डालते ही मिक्स हो जाता है। इस आइलैंड को बनाने के लिए ऐसी रेत की जरूरत थी जो पानी में मिक्स भी ना हो और जिससे आइलैंड मजबूती से टिका भी रहे। इंजीनियर्स के काफी रिसर्च के दौरान मालूम पड़ा कि ऐसी रेत इनको समुद्र के तलहटी से ही मिल सकती है। कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर एक ऐसा पॉइंट तलाश किया गया जहाँ के तलहटी यानी सतह से इनको ऐसी रेत मिल सकती थी और ये रेत इस कंस्ट्रक्शन के लिए कम भी नहीं पड़ने वाली थी। अब सवाल था इस रेत को समुद्र के सतह से निकाला कैसे जाए। इसके लिए इंजीनियर्स ने एक ड्रेजर नाम की मशीन मंगवाई जो रेत को वैक्यूम करके बड़ी बड़ी शिप्स में डाल दिया करता था। देन ये रेत कंस्ट्रक्शन साइट पर ला करके स्प्रे कर दिया जाता था। अब जैसा कि शेख साहब को जल्द से जल्द यानी कि 5 सालों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए था, इसलिए इंजीनियर्सों ने काम को जल्द से जल्द खींचने के लिए ऐसी दर्जनों ड्रेजर्स लगा दिए। ये ड्रेजर्स दिन रात रेत को स्प्रे करते हैं। अच्छा, आगे चल करके जब इन लोगों ने ब्रेक वाटर भी बना लिया था, पाम आइलैंड की 16 में से 9 शाखाएं भी बन करके तैयार हो चुकी थी, तभी इंजीनियर्स के सामने एक बदबूदार चुनौती आ खड़ी होती है। चुनौती ये थी कि इन लोगों ने जो ये ब्रेक वाटर नाम का जो बॉर्डर बनाया था, बड़ी बड़ी समुद्री लहरें और तूफानों को रोकने के लिए ये अपना काम तो कर रहा था, परफेक्टली समुद्र के लहरों को रोक दे रहा था, बट साथ ही साथ एक काम भी बिगाड़ रहा था। और वो ये था कि जो पानी ब्रेक वाटर के अंदर था, वो पानी ब्रेक वाटर की वजह से अपनी जगह पर स्थिर हो चुका था, जिसे निकलने के लिए कहीं से भी जगह नहीं मिल रहा था। एक जगह पर स्थिर रहने की वजह से ये पानी मैला और बहुत ज्यादा बदबूदार हो चुका था। वैसे ये देखने में तो बहुत ज्यादा छोटी बात लग रही है, लेकिन ये है बहुत बड़ी बात। अगर इसका कोई उपाय नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो पानी सालों दर साल वहीं पर जमा रहा, जिसकी वजह से वहाँ का वातावरण रहने लायक नहीं रह जाएगा। जो सपना शेख साहब देख रहे थे आइलैंड पर विलास रेस्टोरेंट होटल्स बनाने की, वो बन तो जाएगी, लेकिन बदबू के कारण लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। जब लोग वहाँ जाना ही पसंद नहीं करेंगे तो 56 किलोमीटर का ये कोस्ट लाइन किसी काम का नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से शेख साहब का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्सों ने एक उपाय निकाला कि ब्रेक वाटर के इन दोनों साइडों को तोड़ करके वहाँ पर ब्रिज बना दिया जाए। एक साइड से पानी का प्रेशर अंदर आएगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा, जिसके साथ साथ वो गंदा पानी भी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। इंजीनियर्स का ये सोल्यूशन काम कर जाता है और लगभग 2 हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता ये गंदा पानी बाहर निकल गया। 2003 ये वो साल था जब ब्रेक वाटर के साथ साथ पाम आइलैंड का काम भी पूरा हो चुका था। ब्रेक वाटर प्रॉपर समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों को रोकने में काम आ रहे थे। पाम आइलैंड खैर तैयार तो था ही, बड़ी बड़ी लहरें अब ब्रेक वाटर की वजह से इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। सब कुछ ओके था। अब बारी थी तो इस आइलैंड पर रेस्टोरेंट, होटल, विलाज, मॉल्स वगैरह खड़ी करने की। बट अभी इन्होंने सारी मुश्किलों से छुटकारा पाया ही था कि इनके सामने सारी मुश्किलों का बाप आ खड़ा होता है। और वो मुश्किल ये थी कि जिस रेत को इकट्ठा करके इतने बड़े आइलैंड को खड़ा किया गया था, वो रेत अभी लूज थी। वक्त के साथ साथ आइलैंड की ये शाखाएं धीरे धीरे समुद्र के नीचे जाने लगी थी। ये पाम आइलैंड धीरे धीरे पानी में जाने लगा था,
जबकि अभी तो इस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, विलास, रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह अभी कुछ नहीं खड़ा था। ये आइलैंड अभी से ही पानी में जाना शुरू कर दिया था। इंजीनियर्स के सामने अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत सामने आ चुकी थी। अगर ये सब देखते हुए भी इंजीनियर्स ने कुछ नहीं किया तो सारा मेहनत, पैसा, सब कुछ बर्बाद हो जाता। इसलिए इस मसले का हल जल्द से जल्द निकालना जरूरी था। अभी ये तो खैर एक अलग ही मुसीबत थी, लेकिन यहाँ पर एक और भी मुसीबत था कि जब ये आइलैंड बिना किसी अर्थक्वेक के अभी से ही पानी में जा रहा है, तब क्या होगा जब इस इलाके की तरफ अर्थक्वेक आ जाए। तब तो वहाँ का नजारा तो देखने लायक होगा। एक झटके में पूरा आइलैंड समंदर के नीचे। इन सारे मुसीबतों का हल अब इंजीनियर्सों को निकालना था। इंजीनियर्सों के हिसाब से इस सब का बस एक ही सोल्यूशन था कि आइलैंड की रेत को 12 मीटर अंदर तक दबा दिया जाए, जबकि ये रोड रोलर्स मात्र 6 मीटर अंदर तक ही दबा सकता है। तो अब तो ये एक अलग ही मसला हो गया, 12 मीटर अंदर तक रेत को कैसे दबाया जाए। इंजीनियर्स ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। इन्होंने एक ऐसा ड्रिल मशीन मंगवाया जो जमीन के अंदर जाकर के वाइब्रेशन पैदा करता था। इस वाइब्रेशन की वजह से जिस पार्टिकुलर जगह पर इस मशीन को यूज किया जाता था, वहाँ का सारा रेत सिकुड़ करके ठोस हो जाता था। और ये सोल्यूशन पूरी तरह से कामयाब भी रहा। पूरे रेतीले आइलैंड पर ऐसा 2.5 लाख सुराख बना करके पूरे आइलैंड को ठोस बना दिया गया। पूरे आइलैंड को ठोस करने के बाद अब यहाँ पर इमारतें बननी थी। 40,000 वर्कर्स को लगा करके जल्द से जल्द इस सारी इमारतों को भी बना लिया गया। जहाँ इस आइलैंड को बनने का टाइम 5 साल दिया गया था, ये आइलैंड इन 40,000 वर्करों की वजह से सिर्फ 3 साल में बन करके तैयार हो गया। और एक हमारा देश है जहाँ पर सिर्फ एक ब्रिज को बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। खैर 2009 में पाम आइलैंड को पब्लिक के लिए खोल दिया गया और इस नामुमकिन से दिखने वाले प्रोजेक्ट को दुबई ने मुमकिन कर दिखाया। आई होप कि तुमको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी तो अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।